हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों पहला भाग कंप्लीट हो गया था, दूसरा भाग बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा था। तो दोस्तों 9 वीडियोस उसके आ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा 10वां। इसके बाद दोस्तों हम थर्ड जो भाग स्टार्ट करेंगे वो बड़े बड़े वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड ना हो चैप्टर। अब बिना समय बर्बाद करते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है दोस्तों। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देखना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे वीडियोस बिल्कुल लाइन से मिल जाएंगे। व्याख्या: कोहलबर्ग ने हेंज दुविधा हेंस डायलेमा के अध्ययन के आधार पर नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई। हेंज की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी तथा उसके पास दवाई खरीदने के लिए $1000 थे, जबकि दवाई $2000 की थी, जिस कारण उसने दवाई को चुराया। इस दुविधा पर बच्चों 10 से 16 वर्ष पर प्रयोग किया। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। उत्तर है पहला, आदान प्रदान और परंपरागत। यानी नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए, जिसमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण है। आदान प्रदान या विनियम नैतिक विकास के द्वितीय चरण में तथा परंपरागत अवस्था तीसरे चरण में रखे गए हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन में नूर द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत आदान प्रदान एवं परंपरागत अभिविन्यास पर आधारित है। कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? उत्तर है तीसरा, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत स्टेज थ्योरी भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उनके कन्वेंशनल स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता को दर्शाता है? उत्तर है चौथा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास को। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? उत्तर है पहला, चरण 2 में। कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? उत्तर है दूसरा, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं कोहलबर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण। मानव विकास परिणाम है। उत्तर है दूसरा, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, जेनेटिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारकों का ही समान रूप से महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में से यदि कोई भी कारक
शून्य हो जाता है तो व्यक्ति का विकास भी शून्य हो जाएगा। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया के फलस्वरूप होता है और व्यक्ति इन दोनों का योगफल न होकर गुणनफल है। अंत में हम कह सकते हैं कि मानव विकास इज इक्वल्स टू H यानी वंशानुक्रम इंटू E वातावरण। बालक का विकास प्रभावित होता है, उत्तर है तीसरा, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, उत्तर है चौथा यानी सभी। वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, उत्तर है पहला, प्रगति आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। इसके अलावा रूपांतर, प्रतिपगमन जैसे पैदा होता है, ये तीनों आनुवंशिकता का सामान्य नियम में आते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, उत्तर है दूसरा, रॉस ने कहा था। व्याख्या, वुडवर्थ वातावरण में वे सब वाह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। डगलस व हॉलैंड, वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका था, उत्तर है दूसरा, वुडवर्थ का। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, उत्तर है तीसरा, मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया निवासी ने मटर के पौधों और काले व सफेद चूहों पर प्रयोग किए थे। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार वर्ण संकर यानी क्रेटेड प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, उत्तर है चौथा, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम के नियम, पहला नियम समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। मानव को एवं पशु को जन्म देता है। दूसरा नियम विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। यह नियम लेमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित है कि बच्चे का माता पिता के समान होना आवश्यक नहीं है। तीसरा प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है, उत्तर है दूसरा, प्रत्यागमन का नियम। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है। वुडवर्थ के अनुसार उपर्युक्त कथन में धरती किससे संबंधित है, उत्तर है पहला, बालक के वातावरण से। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, उत्तर है पहला, आनुवांशिक एवं वातावरण से। 1 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, उत्तर है तीसरा, आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता की इकाई है, क्या है आनुवांशिकता की इकाई, उत्तर है तीसरा यानी जीन। व्याख्या, मानव कोश में पुरुष व स्त्री 23:23 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृकों जीन्स में होती हैं। सभी मानवों में डैश गुणसूत्र
क्रोमोसोम होते हैं? उत्तर है चौथा 46। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है? उत्तर है चौथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र मुख्यतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए नामक पदार्थ से बने होते हैं। हमारे जीन मुख्यतः डीएनए अणुओं से बने होते हैं। वे दो जीन जो प्रत्येक लक्षण के विकास को नियंत्रित करते हैं एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। अर्थात गुणसूत्र के एक विशेष जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन स्थित होता है। इसका अपवाद है लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। डाउन संलक्षण का कारण है? उत्तर है दूसरा त्रिगुणसूत्रता 21। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी ही ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण या अधिक उम्र में विवाह के कारण इस रोग की संभावना बढ़ती है। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? उत्तर है चौथा डाउन संलक्षण। एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। उत्तर है तीसरा आनुवंशिकता। अपने पूर्वजों से उत्तराधिकारी में प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। बच्चे का जन्म एकल युग्मनज कोशिका से प्रारंभ होता है। माता का अंडाणु पिता के शुक्राणु से निषेचित होकर युग्मजन कहलाता है। कौन सा रोग वंशानुगत है? उत्तर है दूसरा फिनाइलकीटोनूरिया। फिनाइलकीटोनूरिया एक ऐसी मानसिक दुर्बलता है जिसका संबंध प्रोटीन चयापचय में गड़बड़ी से होता है। इसमें जन्म के समय बच्चा सामान्य होता है परंतु 6 से 12 माह के भीतर मानसिक दुर्बलता एवं शारीरिक दुर्बलता के लक्षण आ जाते हैं जैसे कि पसीने की विचित्र गंध, कंपन, एक्जिमा। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? उत्तर है तीसरा जैविक। हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक हमारी जैविकीय संरचना है जो हमें हमारे पूर्वजों से एक विकसित शरीर और मस्तिष्क के रूप में उत्तराधिकार में मिली है। किसी दुर्घटना, बीमारी या दवाओं के सेवन से जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब इन जैविकीय आधारों का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह के उदाहरणों में कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता विकसित हो जाती है। कई बच्चों में माता पिता से दूषित जीन के संरक्षण के कारण मानसिक मंदन तथा अन्य असामान्य लक्षण विकसित हो जाते हैं। आनुवांशिक के जनक हैं? उत्तर है पहला यानी ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने वर्ष 1866 में प्रतिपादित किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना था। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर है पहला डार्विन। बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। उत्तर है चौथा आदत निर्माण में। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? उत्तर है चौथा समवयस्क समूह अध्ययन। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं? उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी यानी कोशिका विज्ञान, जीव मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहा जाता है? उत्तर है तीसरा एलील। एलील एक जीन की जोड़ी है जो एक ही विशेषता को निर्धारित करती है। जैसे काली आंखों के लिए एक एलील कोड व भूरी आंखों के लिए दूसरा एलील कोड। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्तर है तीसरा फिनोटाइप।
जीव के व्यक्त गुणों को दृश्य प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरणार्थ शारीरिक बनावट, शारीरिक शक्ति, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारात्मक गुण। जो गुण आनुवंशिक सामग्री के द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उन्हें जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप वंशानुक्रम व्यक्तित्व को व फिनोटाइप वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से प्राप्त विशेषता को व्यक्त करता है। आगे हैं ब्रॉनफेनबेर्नर का जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान। ब्रॉनफेनबेर्नर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? उत्तर है चौथा, घटक मंडल में। व्याख्या: सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफेनबेर्नर। बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया है। जैसे पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। वर्तमान में इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित कर जैव परिस्थितिकी मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल कर दिया गया है। ब्रॉनफेनबेर्नर ने इस पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर बनाए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, लघुमंडल माइक्रोसिस्टम। यह बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज़्यादा आवश्यक व निकट होता है, अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघुमंडल कहा गया है। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, साथी संघ, विद्यालय इत्यादि। ये देखिए दोस्तों, व्यक्ति बीचों बीच है। उसके बाद लघुमंडल परिवार, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, सहयोगी, साथी, विद्यालय सभी लघुमंडल में आते। फिर आता है मध्य मंडल। उसके बाद आता है बाह्यमंडल जिसमें मित्र, जनसंचार, कार्यस्थल, पड़ोसी आ जाते हैं। उसके बाद आता है बृहत मंडल जिसमें विचारधाराएं, परंपराएं, विश्वास और अभिवृत्ति आ जाती है दोस्तों। चलिए दूसरा, मध्य मंडल मेसोसिस्टम। यह बालक का दूसरा स्तर है जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों तथा तत्वों, परिवार, पास पड़ोसी, साथी के आपसी संबंधों से बना होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियाँ, स्कूली अनुभूतियाँ, साथी संगी की अनुभूतियाँ इत्यादि सम्मिलित होती हैं। बाह्यमंडल इकोसिस्टम्स, यह बालक का तीसरा स्तर है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा होता, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता, यह सामाजिक संदर्भ से बना होता है। इसके अंतर्गत कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम, यह बाहरी या ऊपरी स्तर होता है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश, कानून, संस्कृति, प्रथाएं, अन्य संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। पांचवा है घटक मंडल क्रोमोसिस्टम। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल एवं संचार के नए तरीके तथा संसाधन से अवगत होते हैं। ब्रॉनफेनबेर्नर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी, साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। उत्तर है पहला, सूक्ष्म तंत्र। आगे चलते हैं। आगे ये चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे तीसरा भाग जो कि है अधिगम लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही धुएंधार तरीके से पढ़ते रहें दोस्तों। टाटा बाय बाय।